हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम सब लोग हल करेंगे इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी 2023 का प्रश्न पत्र। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आया है प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन दिया है कि ये पहले के काम में है कि अष्टायाम कृति के लेखक कौन है। तो दोस्तों बता दें आपको, अष्टायाम ये आपकी नाभादास जी की रचना है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। कौन सा मतलब उपन्यास जी धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। तो देखो दोस्तों, 4 उपन्यास दिए हैं। 4 उपन्यास आपको सामने दिख रहे हैं। इसमें धर्मवीर भारती का उपन्यास बताना है। पहला दिया है परंतु उनका नहीं है धर्मवीर भारती का, ये है प्रभाकर माचवे जी का। प्रभाकर माचवे इनका है ये। अगला दिया है मुक्तिबोध। दोस्तों बता दें, मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। अगला है नदी के द्वीप। ये दोस्तों रचना है अग्गे जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जी की। सूरज का 7वां घोड़ा। बस दोस्तों यही है आपका आंसर पहले के खामे कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा। यही दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गा नंबर दिया है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। दोस्तों ये 4 नाटक ही लिखे हैं आपके, करुणालय हो या कल्याणी प्रलय या सज्जन या भारत सौभाग्य। ये चारों ही नाटक हैं, लेकिन इसमें दिया है कि कौन सा जयशंकर द्वारा लिखित नाटक नहीं है, अर्थात 3 नाटक जयशंकर जी ने लिखे हैं। तो आइए जानकारी के लिए बता देते हैं कि करुणालय नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, कल्याणी प्रलय भी इन्हीं का है, और सज्जन तो इनका काफ़ी फेमस उपन्यास नाटक रहा है। तो दोस्तों ये भारत सौभाग्य जो है यही इनका उपन्यास, यही इनका नाटक नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो नाटक है ये बहुत ही फेमस नाटक है, भारत सौभाग्य। और ये दोस्तों नाटक आपका लिखा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। बद्री नारायण चौधरी उपनाम है इनका प्रेमघन, ये इनका है। घा नंबर देखते हैं दोस्तों। लिखा है इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। 4 रचनाएं दी हैं, इसमें हमको देखना है कि कौन सी आत्मविधा की रचना है। आज दोस्तों आज ही आपको कंफर्म कर देते हैं कि आप कितने नंबर का पेपर हल करके आए हैं। हालांकि पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं था। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे थे, और बाकी तो पहले से ही तय होता क्या आना है। तो अगला देखो दोस्तों, ये है कि इनमें से कौन सी आत्मविधा की रचना है। पहली दी है आर्ध कथानक, दूसरी दी है परती परिकथा, तीसरी दी है आवारा मसीहा, और चौथी दी है इधर अजय की डायरी। चलो दोस्तों एक तरफ से देखते हैं। ये दोस्तों जो अजय की डायरी है, ये दोस्तों डायरी विधा नहीं है, ये उपन्यास विधा है। और ये उपन्यास लिखा है अजय की डायरी आपके डॉक्टर देवराज। ये डॉक्टर देवराज जी का उपन्यास है। अब आते हैं आवारा मसीहा। दोस्तों बहुत ही फेमस जीवनी है ये। और ये जीवनी किसने लिखी है? ये दोस्तों जीवनी लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर की दोस्तों जीवनी है। अगला देखते हैं, और ये लिखी किस पे है? शरद चंद्र चटर्जी भी लिखी गई है। अगली दोस्तों रचना दी है यहाँ पे परती परिकथा। ये भी दोस्तों बता दें ये उपन्यास है। परती परिकथा ये भी दोस्तों उपन्यास है, और ये उपन्यास आपका लिखा है रेणु जी ने। रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये उपन्यास है। तो दोस्तों एक ही बचता है अर्धकथा या अर्धकथानक। ये दोस्तों आत्म कथा विधा की रचना है, और इसको लिखा है बनारसी दास जैन जी ने। बनारसी दास जैन कृत ये आत्म कथा विधा की रचना है, अर्ध कथा। नेक्स्ट देखते हैं। इंगा नंबर पे लिखा है यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति एक है, जिसका नाम है अरे यायावर याद रहेगा। इसके लेखक पूछे हैं तो दोस्तों सीधे सीधे को आ जाता है। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हैं।
बहुविकल्पी। तो दूसरे के पहले दोस्तों पूछते हैं का नंबर में, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ पूछे जा रहे हैं कि किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि इस ज्ञानपीठ की स्थापना भारत में होती है 1961 में, जबकि सबसे पहले ये दिया गया है 1965 में। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दोस्तों जिसको मिला है उनका नाम है जी शंकर कुरूप जी को मिला है, और वो भी मलयालम भाषा पर। पहली महिला पूछी जाए दोस्तों कि किस महिला को मिला है सबसे पहले ज्ञानपीठ, तो उनका नाम है आशापूर्णा देवी, बंगला भाषा पर। हिंदी में जब पूछा जाए दोस्तों हिंदी में किस महिला को मिला सबसे पहले, तो वो दोस्तों नाम आता है महादेवी वर्मा। और ये पूछा जाए हिंदी का सबसे पहले किसको मिला, तो दोस्तों वो मिला है 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को। तो दोस्तों यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यही देखते हैं सिर्फ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस रचना पर मिला है। तो दोस्तों ये रचना लोकायतन ये सुमित्रानंदन पंत की है, तो इस पर तो मिला नहीं है क्योंकि पंत जी को मिला है चिदम्बरा पर, और वो भी मिला है 1968 में, जो कि हिंदी का पहला था ज्ञानपीठ। अग्नि रेखा दोस्तों ये रचना है महादेवी वर्मा जी की, काव्य संग्रह है, तो इस पर भी इनको नहीं मिला है, महादेवी वर्मा जी को मिला है दोस्तों। बता दें आपको जानकारी के लिए, इनको मिला है 1982 में, वो भी यामा पर। रसवंती दोस्तों रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, इनको भी नहीं मिला है। इनको दिनकर जी को मिला है उर्वशी पर, वो भी मिला है 1972 में। कितनी नावों में कितनी बार, ये दोस्तों रचना है अज्ञे जी की, और इसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो भी 1978 ईस्वी में। तो दोस्तों ये सही हो जाता है, आपको और भी विशद जानकारी होगी, लेकिन नेक्स्ट बार अगर चेंज करके पूछा गया तो वो भी आप आसानी से हल कर लेंगे। अगला देखते हैं कि तीसरा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तारसप्तक से दोस्तों बहुत बार पूछा जा रहा है, हर परीक्षाओं में आता है क्वेश्चन कि तारसप्तक क्या है। बता दें दोस्तों जानकारी के लिए कि तारसप्तक प्रयोगवाद के 7 कवियों का एक अनूठा संकलन था, काव्य संकलन था, जिन्होंने मुक्तक छंद में रचना की है। तो तारसप्तक का दोस्तों लिखा है तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन। आइए देखते हैं। तारसप्तक की बात करें तो तारसप्तक का प्रारंभ हुआ 1943 से, जो कि अज्ञे जी ने किया है। इसके बाद दूसरा तारसप्तक और तीसरा तारसप्तक लगातार दोस्तों 8-8 साल के अंतराल में प्रकाशित होते आए हैं। तो देख लीजिए 43, 8, 51 और 51-8 हो जाएंगे आपके 1959, अर्थात पहला 43 में, दूसरा 51 में और तीसरा 1959 में प्रकाशित होता है। तो देखो दोस्तों कौन सा सही है, ये आपका दूसरा सही है 1959। चौथा दोस्तों भी आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा हुआ था 1959 से 20 साल बाद, अर्थात 1979 में, ये चौथा दोस्तों तारसप्तक था। तो दोस्तों आज आपको बिल्कुल अच्छी सी डीप जानकारी देते हुए चलेंगे कि अगला भी पेपर आप इसी पेपर के अनुमान पे लगभग पूरा 100% हल कर दें। अगला देखो दोस्तों प्रश्न आता है गा नंबर पे, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं। तो दोस्तों कला और बूढ़ा चांद बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, और ये लिखी है आपकी सुमित्रानंदन पंत जी ने, कला और बूढ़ा चांद। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कला और बूढ़ा चांद पे भी इनको एक पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर। अगला देखते हैं किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं। दोस्तों मैं बच्चों को अक्सर बताया करता हूँ अपने इस विद्यालय में, JN इंटर कॉलेज कांदी में, कि इन महाकाव्यों या जो भी फेमस महाकाव्य हैं इनके इसमें सर्ग बहुत पूछे जा रहे हैं, उनके नाम भी पूछ देते हैं। सर्ग किसी भी महाकाव्य में ये पूछ देते हैं 12वें सर्ग पे कौन सा आ रहा है, 10वां कौन आता है, 7वां 8वां कौन सा आता है। तो दोस्तों आज हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि इन्होंने पूछे हैं कि कौन सा ऐसा महाकाव्य है जिसमें 12 सर्ग हैं। तो देखिए दोस्तों कामायनी में तो आपके 15 सर्ग हैं, पहला है आपका चिंता और लास्ट आपका सर्ग है आनंद। प्रिय प्रवास में दोस्तों आपके 17 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में दोस्तों आपके 18 सर्ग हैं, और साकेत में दोस्तों 12 सर्ग हैं। तो यही आंसर सही हो जाएगा कि साकेत 12 सर्ग। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार कामायनी रचना किसकी है, किसका है ये महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद जी का। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का, जो कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। साकेत हो गया आपका मैथिली शरगुप्त जी का, और वैदेही वनवास आपका जो है
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का ही ये भी महाकाव्य है, वैदेही वनवास। अगला दोस्तों देखते हैं प्रमुख कालखंडों की विशेषताएं पूछ देते हैं। अक्सर पूछा गया है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये वही छायावाद है जो कि भारतीय युग के बाद द्विवेदी और द्विवेदी युग के बाद छायावाद आता है। तो छायावाद की दोस्तों प्रमुख विशेषता देखते हैं। एक तरफ से देख रहे दोस्तों, ये तीव्रतात्मकता, ये जो विशेषता है ये है द्विवेदी युग की। श्रृंगार उसकी प्रधानता दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी रीतकाल की विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकाल यानी वीर गाथा काल में मिलता है, जैसा उसका कि नाम भी ये पड़ा हुआ है। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यही दोस्तों है जो कि छायावाद की विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला गद्य स्टैंजा दिया है, 3 से श्लोक करने हैं। अशोक वृक्ष की पूजा यहीं से क्लियर हो जाता है, अशोक के फूल से लिया गया है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। तो दोस्तों और तो आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे। देखो इसमें यहाँ थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे आपको बताने लायक है, बाकी तो सिंपल है, सब निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन दिया है कि अधिष्ठाता और स्तवक शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों अधिष्ठाता मीन होता है संस्थापक, यानी जिसने उस चीज़ को प्रारंभ किया, उसका जो मुख्य देवता है उसे कहते हैं अधिष्ठाता। और स्तवक माने दोस्तों होते हैं फूल। तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, ये उधर हो जाता है, एक दोस्तों इधर स्टेंजा दिया अथवा में, ये यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। ये जो लिखा हुआ है, भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी, अर्थात भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी के उससे लिया गया है। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 पद्यांश दिए गए हैं, इनमें 1 से 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लिखा है कौन हो तुम बसंत के दूत। दोस्तों आप जान ही गए होंगे इतने से ही कि ये किस पाठ से लिया गया है। ये दोस्तों उस समय की बात है जब मनु बैठे हुए हैं, जब जल मग्न हो गई धरती, प्रलय हो गई है, और श्रद्धा के उनसे कुछ कहती है, उनको सांत्वना देती है, समझाती है। तो हालांकि श्रद्धा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन के प्रतीक है। जब भी हमारा मन भ्रमित होता है, मन रूपी मनु भ्रमित होते हैं, तो बुद्धि रूपी श्रद्धा की हमको समझाती है। तो जब उसने समझाया, यहाँ पे मनोबल बढ़ाया मनु का, तो मनु कह उठते हैं श्रद्धा से कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अत सुकुमार, कंत बिन में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो दोस्तों ये लिया गया है, आपके पाठ है श्रद्धा और मनु, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। ये श्रद्धा सर्ग से ही लिया गया है। और जानकारी लिए आपको बता दें कि चिंता आशा श्रद्धा इनका कामायनी का तीसरा सर्ग है। तो कामायनी महाकाव्य के तीसरे सर्ग श्रद्धा से अवतरित। तो ये दोस्तों आप कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में जैसा दोस्तों आपको पहले से विदित होगा, अभी देखते हैं कि 4 नंबर में सेकंड क्या आया है। अथवा में एक स्टंजा आया है, छायाएं मानो जन की दिशाहीन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगाता पूरब में। आप जान ही गएंगे दोस्तों, ये लिया गया है हिरोशिमा से। अज्ञे जी ने लिखा है पाठ हिरोशिमा, उसी से ये लिया गया है कि जो वहाँ पे परमाणु बम गिरा था वो दूसरे सूर्य के समान था, उससे क्या हुआ था, उससे आ जाता है। इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर पर दोस्तों, देखिए जीवन परिचय हैं, कितने सिंपल है। APJ अब्दुल कलाम जो कि नए जोड़े गए हैं, कई बार अक्सर पूछे जा रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूछा गया है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का पूछा गया है। इधर कवियों में अगर हम बात करें तो सुमित्रानंद पंत का पूछा गया है, प्रकृत के सुकुमार कवि, 1900 में जन्म इनका होता है। महादेव वर्मा का पूछ लिया 1907, रामधारी सिंह दिनकर जी का पूछ लिया 1908 में हुआ। इसके बाद दोस्तों कहानियाँ पूछ ली हैं। 6 नंबर में कहानियाँ आती है पंचलाइट, जो कि फणीश्वरनाथ डेढ़ू ने लिखी है। महतो टोली और राजपूत टोली का जिक्र होता है, रामनवमी का दिन होता है, पेट्रोमैक्स जलाने वाली बात होती है। आप सब जानते हो, मैं डिटेल लेकर नहीं चल रहा हूँ। इसके बाद या फिर कह रहे ये कहानी करिए पंचलाइट, या फिर बहादुर करिए, जो कि अमरकांत जी ने लिखी है, और एक आंचलिक कहानी है बहादुर के ऊपर, या फिर ध्रुव यात्रा जो जयंत कुमार की है उस पर लिखी है। ये 5 नंबर की दोस्तों आती है लिखने के लिए कहानी, या फिर कहानी लिखनी होती है। 7 नंबर दोस्तों देखते हैं खंड का आता है। इसमें तो हमारे कानपुर देहात में जो चलता है वो है मुक्ति एक। तो मुक्ति यज्ञ देखो दोस्तों आया है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र कीजिए। ये मुक्ति यज्ञ दोस्तों बता दें लोकायतन महाकाव्य से लिया गया है, जो कि सुमित्रानंदन पंत की एक गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में है। इसके नायक हैं महात्मा गांधी। इसमें 1921 से 1947 तक की सारी घटनाओं का वर्णन आता है।
कह रहे या तो गांधी जी का चित्र लिखिए कि गांधी जी कैसे थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, मानवतावादी थे, स्वदेश प्रेमी थे इत्यादि हेडिंग्स में उनके बारे में चित्रण करना है। या फिर कह रहे मुक्ति एक खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए कि क्या उसकी कहानी है, वो आपको लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों देखो 8 नंबर में क्वेश्चन दिए हैं। संस्कृत भाग शुरू हो जाता है 8 नंबर से। तो देखो पहला गद्यांश इसमें दिया है संस्कृत का, याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्री वाला है, यानी ये पार्ट किस पार्ट से लिया गया है, ये लिया गया आपका आत्मज्ञा और सर्वज्ञा से। और इसकी अथवा में जो दिया है वो दिया है अथैका शकुनी सर्वेशा मध्यादश गणार्थम त्रिकत्वम अश्रावयत। ये दोस्तों दिया है जातक कथा से, वो भी है उलूक जातकम से। तो ये आप आसानी से कर लेंगे। आज 7 नंबर की व्याख्या आती है, 2 नंबर का संदर्भ होता है और 5 की व्याख्या आपको लिखनी होती है। इसके बाद 8 के खामे अगर देखें तो दोस्तों संस्कृत का पद्य खंड आता है, जैसा कि इसमें भी आया है। और एक ही इसमें पाठ रह गया अब तो स्वास्थ्यतानी, स्वास्थ्य रत्नानी, उसी से मिलते हैं, दोनों उसी से आए हैं, स्वास्थ्य रत्नानी से। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विस्नेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेहनवा, कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय बुराइयों, नींद और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो चलो व्याख्या नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। दूसरा दिया है, या फिर अथवा हम ये कर दीजिए, वज्रादपि कठोराणी मृदून कुष्मादपि लोकोत्तराणाम चेतांश कोनो विज्ञातुमारति, महापुरुषों के हृदय के बारे में बताया। 9 नंबर में दोस्तों लोकोक्ति और मुहावरे दोनों दिए हैं। किसी एक का आपको अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना है। ईद का चांद होना, जानते होगे बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कागजी घोड़े दौड़ाना, ये थोड़े लेवल का था। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात कागजों में ही कोई कार्रवाई दिखाना, यानी कि उसका एक्शन के रूप में वो ना काम दिखे, कागजों में लिखा हुआ मिलेगा हाँ ये काम हो रहा है, उसे कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। ऐसे कोई घटना हो जाती है और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देते हैं हम ऐसा कर देंगे, इसके बदले आपको ये देंगे, ये मोहलत देंगे, और पता चला है उसके बदले उसको कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ कागजों में ही काम हो रहा है, उसे कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। ऊँट के मुँह में जीरा, जानते होगे दोस्तों, जहाँ ज़्यादा आवश्यकता हो वहाँ बहुत कम। का बरखा जब किसी सुखाने अर्थात असमय, यानी समय निकल जाने के बाद कोई कार्य करना, किसी चीज़ की उपलब्धि कराना। तो इनमें से एक करना था दोस्तों आपको। 10 नंबर देखते हैं। संधियाँ देखो 3 दी हैं। किसी लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करें। लिखा है कविंदुम, मैंने आपको बताई थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ा आ बीच में आ जाए समझो दीर्घ संधि है। कविंदुम, बड़ी आ गई तो ई से इसको अलग कर दीजिए, पहला शब्द बनेगा कवि और धन इंदुम, तो दोस्तों ये वाला आपका सही हो जाएगा, कवि धन इंदुम बराबर कवि इंदुम। अगला दिया मनवंतरे। दोस्तों मैंने इसकी पहचान बताई थी आपको, कहीं ऐसी पहचान नहीं मिलेगी कि या व रा ला ये अक्षर बीच में मिले, उसके पहले अगर आधा अक्षर लगाओ समझो 90% ये किसकी पहचान है, ये पहचान आपकी यड़ संधि की। देखो वा गया, वा के पहले आधा अक्षर भी है, समझो ये कौन संधि है, ये यड़ संधि है। तो मनुधन अंतरे यानी पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला दिया पवित्रम, ये कौन संधि है दोस्तों, इसमें बताया था अगर बीच में अव निकले तो ओ से तोड़ेंगे, आव निकले तो अव से तोड़ेंगे, ए निकले आय निकले तो ए से तोड़ते हैं, आय निकले तो ऐ से तोड़ते हैं। तो अव निकल रहा पवित्रम, अव, तो अव को हम ओ से तोड़ते हैं, तो देखो ओ वाला ही ऑप्शन है, पोधन इत्रम बराबर पवित्रम, डी नंबर सही है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं खा नंबर में, इसमें 10वें खा में शब्द रूप दिए हैं, इनमें व्यक्ति और वचन बताना है। लिखा है आत्मनो शब्द में कौन व्यक्ति वचन है। दोस्तों मैंने बताए थे अपने शॉर्ट ट्रिक के वीडियो में, पढ़ा है मेरे शॉर्ट वीडियो में, कि जब ओ की मात्रा आ जाए और विसर्गे लगी हो तो समझ लेना ये षष्ठी सप्तमी एक वचन का शब्द है। देखिए दोस्तों षष्ठी भी दिया, सप्तमी भी दिया, अब आप डाउट करेंगे, लेकिन एक वचन देखिए, एक वचन यही है, तो इसका सी सही हो जाएगा, सप्तमी एक वचन। नामाभ्याम में पूछ रहे हैं दोस्तों व्यक्ति वचन बता दीजिए। मैंने बताया था अपने शॉर्ट वीडियो में कि जितने भी भ्याम होते हैं ये तृतीया चतुर्थी पंचमी के 2 वचन में, और जो भ्या होते हैं वो चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में आते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी मिलेंगे, वो भी कहाँ मिलेंगे, वो भी मिलेंगे 2 वचन में। तो देखो 2 वचन वाला ऑप्शन कहाँ है, 2 वचन यहाँ दिया है और कहीं नहीं दिया है, तो बस यही सही हो जाता है, तृतीया 2 वचन। अगला देखो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पे, देखो दिया है ये दोस्तों, ये यहाँ पर क्वेश्चन वही दिए होते 9 के नंबर से जो आपके कंपटीशन हिंदी में भी पूछे जाते। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपकी कंपटीशन में भी हिंदी अच्छी हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है 11 नंबर में, शब्द युग्म दिए हैं, इनमें आपको अंतर बताना है। लिखा है अशक्त और आसक्त में कौन सा अर्थ होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो अशक्त मीन दोस्तों होता आ माने जिसके पास नहीं है, शक्ति माने ताकत, अर्थात असमर्थ या बलहीन। ठीक है, मान लो दोस्तों ये है शक्तिहीन हो गया। और आसक्त माने होता है मोहित होना, किसी पे आसक्त होना, तो ये लिखा है मोहित, तो ये इसी नंबर सही हो जाएगा अशक्त और आसक्त का। अगला है भवन और भुवन। भवन माने सब लोग जानते होंगे घर होता है, तो देखो दोस्तों घर यहाँ भी दिया, निकेतन यहाँ दिया है, दोनों सही है। लेकिन सेकंड का निकालो, भुवन माने होता है संसार, तो देखो यहाँ पे जंगल ये वाला नहीं आएगा, ये सही हो जाएगा, घर और संसार। आपने सुना होगा 14 भुवन, रामचरितमानस में आती, सुंदरकांड में चौपाई, 14 भुवन एक पति हुई, भूत द्रोह दृष्टि नहीं सोई, तो ये वाला सही है, भवन माने घर और भुवन माने संसार। 11 के खा में देखेंगे दोस्तों, लिखा है भिन्नार्थक शब्द, यानी एक शब्द के भिन्न अर्थ, 2 अर्थ आपको लिखने हैं, 2 नंबर मिलेंगे। चपला के 2 अर्थ बताइए दोस्तों। चपला के 2 अर्थ, एक तो हो जाता है नारी, एक चपला माने बिजली, जो आकाशीय बिजली होती है। पयोधर के 2 अर्थ पूछे हैं, एक तो दोस्तों पयोधर है बादल, क्योंकि पानी को धारण करता है, एक पय माने दूध होता है, दूध को धारण करने वाली अर्थात गाय, गाय को भी पयोधर माना गया है। विधि के दोस्तों 2 अर्थ बता दीजिए। विधि माने एक तो ब्रह्मा जी हैं, एक विधि माने तरीका है, एक विधि माने आपका कानून यानी लॉ, वो होता है। चलते हैं 1 नंबर पे, लिखा है वाह शब्द के लिए एक शब्द है, लेकिन इसमें आपको देना है शब्द समूह के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कौन सही इसका ऑप्शन है। लिखा है बहुत कम बोलने वाला, तो दोस्तों ये होता है मितभाषी। वाचार माने बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और अमितभाषी माने भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और बहुभाषी माने बहुत ज़्यादा बोलने वाला। सिर्फ मितभाषी माने होता है सीमित बोलने वाला, क्योंकि मित माने होता है सीमित। जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों क्या कहेंगे, जानने की इच्छा रखने वाले कहेंगे जिज्ञासु, क्या कहेंगे जिज्ञासु। अगला देखते हैं 11 नंबर, इसमें आए वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। यहाँ देखो दोस्तों आपको लग रहा होगा कुछ डबलिंग हो रही है, ताकत और बल बात तो एक ही है, एक को हटा देते एक को रखते हैं। वह अपने बल पे खड़ा है, वह अपने बल पे खड़ा है, ताकत को हटा दीजिए, एक कर दो आप, 2 यहाँ पर नहीं रखना है। अगला है इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। यहाँ भी देखिए दोस्तों समस्त और प्राणी मात्र लगभग सिमिलर मिल रहे हैं, यहाँ पे एक को रखना है, एक को हटाना है, समस्त हटा दीजिए तो हो जाएगा इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा। देखो दोस्तों फिर डबलिंग कर रहे हैं, उचित और न्याय। क्या न्याय शब्द उचित यानी कि सत्यता से भरा हुआ नहीं है, अर्थात है, बिल्कुल है, तो यहाँ उचित हटा दीजिए तो हो जाएगा आपके साथ न्याय किया जाएगा, ये हो जाएगा शुद्ध। चौथा देख लीजिए, करने तो आपको 2 ही हैं, सब बता दे रहे हैं। लिखा है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो दोस्तों साहित्य और जीवन में संबंध घोर नहीं घनिष्ठ होते हैं, तो हो जाएगा घोर हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा घनिष्ठ। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं आपके रस छंद अलंकार 12 नंबर क्वेश्चन में, जो कि आप जानते ही होंगे। वीर रस आ जाए, आपको परिभाषा लिख देनी है, और इसका उदाहरण आपको दे देना है कि है और की तो बात क्या। अभिमन्यु कह रहा है युद्ध क्षेत्र में, है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। करोड़ रस आ जाएगा दोस्तों, इसका उदाहरण लिख देना है, खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मगनैनी। श्लेष अलंकार आ जाए दोस्तों, एक शब्द के कई अर्थ, परिभाषा लिख देनी है, उदाहरण दे देनी है। बहुत से इसके अच्छे उदाहरण हैं कि चरण धरत चिंता कर चितवत चारों ओर, सुभरन को खोजत फिरें कभी व्यभिचारी चोर। तो कई एक इसके उदाहरण आ जाते हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानुष शून। तो ये श्लेष हो जाता है। उत्प्रेक्षा दोस्तों आप जानते होंगे, मनु मानो जन जानो मनु जनो इत्यादि वाचक शब्द होते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहा तो बड़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आता परे प्रभात। या फिर कह सकते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो आ गया, उत्प्रेक्षा हो जाता है। दोहा और कुंडलिया में करना है। दोहा की आप परिभाषा जानते हैं, विषम मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे हो गए, चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा दोस्तों बहुत ही फेमस है, आपको बता रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जोदा एक प्रचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। यही आपके दोहे आते हैं। बल बुद्धि विद्या देव में हरों के लिए स्वीकार। कुंडलिया दोस्तों कविवर क्या नाम आता उनका, कहीं कवि गिरधर कविराय, गिरधर जी के बहुत ही फेमस हैं।
तो कुंडलिया लिख देना आपको। ये भी विषम मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले 2 पद इसमें दोहे के होते हैं, अंतिम 4 पद रोला के होते हैं। और जहाँ से इसकी जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से अंत होता है। और दोहे, इसमें जो दोहे की 2 पंक्तियाँ होती हैं, दोहा जहाँ से समाप्त होता है वहीं से रोला की शुरुआत होती है। जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद आपनो तपय रसोई। कह गिरधर कविराज जुगन सोई चली आई, इन तेरे को तेरे दिए बनी आवश्य। ये दोस्तों हो जाते हैं आपके रचन अलंकार। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं, ये रहे आपके 13 नंबर पे आता है एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र। तो देखो इसमें दिया है दोस्तों, सफाई के लिए, अपने नगर की सफाई के लिए नगर पंचायत के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर पुस्तक के व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम किसी बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। आपको दोस्तों बता दो नेक्स्ट अगले एग्जाम 2024 के लिए भी कि स्वच्छता के लिए किसी भी अधिकारी को पत्र लिखना सीख लीजिए, चाहे वो जिलाधिकारी के लिए पत्र हो, या नगर में आप रह रहे नगर पंचायत के लिए हो, या अगर आप बड़े शहर में रहते हैं नगर निगम के लिए हो। तो स्वच्छता के लिए एप्लीकेशन लिखना सीख लीजिए। दूसरा, ऋण प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी बैंक के मैनेजर से प्राप्त करने के लिए उसके बारे में भी आपको पत्र लिखना सीख लेना है। निश्चित आपको इन दोनों में से एक फिर से मिलेगा 2024 में, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं हमेशा उन्हीं पे आती हैं। लास्ट देख लीजिए दोस्तों, ये जो निबंध आए हैं, निबंध हमेशा कुछ तो जो बहुत ही फेमस है पिछले थे वो आते हैं, और कुछ समस्या पर जो होते हैं वो वही पूछे जाते हैं जो वर्तमान में समस्या चल रही होती है। तो देखो भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ कि कौन कौन सी कुप्रथाएं चल रही हैं, हमारे यहाँ अंधविश्वास चल रहे हैं, उन पे आ गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो दोस्तों बहुत ही चल रहा है, क्योंकि भारत का लिंगानुपात काफ़ी कम है, लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की अपेक्षा, तो उसके बारे में चल रहा है। हरियाणा से शुरू हुआ था ये। अगला है प्राकृतिक आपदाएँ, काफ़ी दोस्तों आ रही है इस समय। तो ये जो आपका महीना चल रहा है फरवरी महीने में तुर्की और सीरिया में काफ़ी भूकंप चल रहा है, 50,000 संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, तो उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। उत्तराखंड में भी चलता रहता है, इंडिया में भी। तो प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान का तो भाइयों युग ही चल रहा है, बिल्कुल आएगा कि कैसे नई पीढ़ी इसका यूज करे, मिसयूज ना करने पाए, इसलिए पूछा जा रहा है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। और आखिरी आ जाता है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, कि पर्यावरण में ही हमको रहना है, क्योंकि पर्यावरण अगर सही है तो हम भी सही हैं, तो उसके बारे में संरक्षण के लिए क्यों आवश्यकता है उस पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।